सर कैमरा माइक ऑन कर दीजिए। हेलो, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आप वो हाँ, विजिबल नहीं है सर। स्क्रीन विजिबल। अभी विजिबल है? यस सर। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ही थियोरेटिकल टॉपिक है और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। दिस इज टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हमारे को डिफरेंस पता होने चाहिए, क्योंकि इन वर्ड्स की वजह से कई बार हमारा जो केस होता है वो कुछ का कुछ बन जाता है। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि टैक्स प्लानिंग किसको कहते हैं, तभी उसके बाद हम बाकी चीजों को ठीक से समझेंगे। तो कैपिटल गेन कल करेंगे हम कंप्लीट ऑफलाइन में। कैपिटल गेन वो पैरेलली बहुत चीजें साथ साथ चलाता रहूंगा। अच्छा ओके। ठीक है ना? वैसे भी अब कैपिटल गेन में सिर्फ वो एग्जेम्पशंस वाला ही पार्ट रहता है और इतना बड़ा है नहीं, बाकी पीजीबीपी के साथ में उसका पॉइंट आएगा, तो बस वो। ओके। हाँ, तो देखो टैक्स प्लानिंग बेसिकली क्या है कि इसमें हम हर उस मेथड को टैक्स प्लानिंग कहते हैं जिससे आपका टैक्स लीगली सेव होता हो, लीगली मिनिमाइज हो जाता हो। ठीक है? तो टैक्स प्लानिंग बेसिकली हर उस मेथड को बोला जाएगा, हर उस स्ट्रेटेजी को बोला जाएगा जिससे आप अपना टैक्स क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये है मिस्टर ए। ठीक है? मिस्टर ए की जो नेट इनकम है वो इनकम है, मान लो सपोज 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 6 लाख रुपीज। ठीक है? और ये जो पर्सन है ना मिस्टर ए डज नॉट सेव एनीथिंग टू सेव टैक्स। तो वो अपना टैक्स बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। ठीक है? यहां तक बात। अब क्या होता है कि जब हम 6 लाख रुपीज पे टैक्स निकालेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर टैक्स का अमाउंट आएगा। मानते हैं इस बात को? तो अगर हम इस 6 लाख पे टैक्स निकालें बेटा, एक बार बस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ टैक्स को इस पे। ठीक है? तो मैं चाहता नहीं कि मैं सपोजिटली फिगर लिख दूं, तो हम इसका रियल टैक्स ही लिख लेंगे। टैक्समैन टैक्स कैलकुलेटर। अगर आपको कभी भी टैक्स कैलकुलेट करना हो तो आप वेब पे जाकर टैक्समैन का टैक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। वहां पर आप इनकम डाल के और जो सा भी आपको असेसमेंट ईयर चाहिए उसको फीड करके इनकम जो भी आपकी आती है वो सब डाल के आप क्या कर सकते हो, टैक्स निकाल सकते हो। ठीक है? तो मेरा ये जो टैक्स आ रहा है ना, ये आ रहा है 33,800। बोलिए, बात समझ में आती है यहाँ तक? बेटा बताइए, पॉइंट समझ में आता है? आपको निकालना नहीं सीखना अभी कि ये कैसे आया, लेकिन बस पॉइंट इज कि हाँ ये कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास में आ गया। यहाँ तक बताइए, सिनेरियो समझ में आता है? नाउ सपोज मिस्टर ए अपने दोस्त से मिलता है एंड दोस्त को फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है। वो उसको जाके बताता है कि यार मुझे ना 33,800 रुपीज का क्या करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है? तो अब वो जो उसका दोस्त है ना वो कहते हैं यार तुम तो बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो,
तो तुम टेक्स्ट को सेव करो। तो ए ने पूछा कि मैं कैसे सेव कर सकता हूँ, तो जो उसका दोस्त है ना वो उसको टेक्स्ट प्लानिंग की सलाह देता है, कहता है ये कैसे पॉसिबल है। कहता है कि देखो, एक सेक्शन है, उस सेक्शन का नाम है 87A, ठीक है। ये सेक्शन है रिबेट की बात करता है। किसकी बात करता है? रिबेट की बात करता है। और ये रिबेट की बात करता है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों के अंदर। ठीक है बेटा, यहां तक? बेटा मुझे बताओ, बात समझ में आती नहीं आती? ये सेक्शन यस फिर ये कहता है कि यस अगर सर। किसी की टैक्सेबल इनकम, ये मैं ओल्ड रिजीम का बता रहा हूं अभी, अगर किसी की टैक्सेबल इनकम मान लो 5 लाख रुपीज से ज्यादा की नहीं है, ये सेक्शन कहता है, और वो इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया है, तो उसको इस सेक्शन में रिबेट मिल जाएगी। ठीक है। और रिबेट पता क्या होती है? रिबेट होता है जब आप टैक्स के अमाउंट में से कुछ डिस्काउंट या कुछ कटौती करते हो, उसको हम रिबेट कहते हैं। तो तब वो रिबेट के लिए क्या हो जाएगा? एलिजिबल हो जाता है। ठीक है। यानी कि ये जो मिस्टर ए है, अगर ये 2 शर्तें पूरी कर दे तो वो क्या बन जाएगा? एलिजिबल बन जाएगा फॉर रिबेट। पता है कितनी? 100% ऑफ टैक्स के अमाउंट का। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर ये ओल्ड रिजीम को अडॉप्ट कर रहा है तो इसकी इनकम कितनी आ रही है? 6 लाख रुपीज। ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है रिबेट को लेने की? कि इनकम कहाँ तक होनी चाहिए? 5 लाख रुपीज तक की। तो बस इसकी कितनी इनकम ज्यादा आ रही है? 6 लाख, 1 लाख। 1 लाख रुपए ज्यादा आ रही है। तो अब इसका दोस्त पता है इसको क्या कहता है? कहता है कि तुम एक काम करो, तुम कुछ सेव नहीं करते ना, तो तुम है ना फटाफट जाके है ना सेक्शन 80C का बेनिफिट उठाओ। अब एक सेक्शन होता है, इसका नाम है सेक्शन 80C। एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है सेक्शन 80CCC। एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है 80G। एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है 80D। इस तरह के कई हमारे पास में सेक्शंस हैं जो हमें बताते हैं कि अगर आप फलानी फलानी जगह पैसे लगा देते हो तो आपका क्या होगा? टैक्स बच जाता है। तो जैसे कि जो 80C है, 80CCC है, इसकी 80C के अंदर में 1.5 लाख रुपीज तक, ठीक है ना, तो 1.5 लाख रुपए तक की आपको 80C में डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है। जो 80CCC है ये भी 1.5 लाख तक की बात करता है, यानी कि इसमें भी 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। हालांकि एक सेक्शन और है 80CCE, वो ये कहता है कि जो 80C है और 80CCC है, अगर इनका कंबाइंड टोटल 3 लाख से, मतलब 1.5 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है, तो हम 1.5 लाख से ज्यादा की आपको डिडक्शन नहीं देंगे। खैर, अगर हम अपने क्लाइंट को समझाने में समझा पाए कि हम उसको सेव करवाते हैं 80C के अंदर में 1.5 लाख रुपीज अकेले इसी सेक्शन से, तो फिर देखो क्या होगा। जो उसकी इनकम है, जो उसने हमें रिपोर्ट करी थी, वो कितने की रिपोर्ट करी थी? वो उसने 6 लाख रुपीज की रिपोर्ट करी थी। इसमें से हमने उसको डिडक्शन दिलवा दी। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 80C में। और पता है ये पैसा फिर गया कहाँ? जैसे कि 80C ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दे बैंक के अंदर में, तो उस पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे वो ब्याज भी कमाएगा, और उस पब्लिक प्रोविडेंट फंड से उसके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सेविंग भी हो जाएगी। तो हमने उसको एक सलाह दी कि तुम है ना अपना पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दो। तो हमने इसमें से उसको डिडक्शन दिलवा दी। तो अब बताओ मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो अब कितने पे आ गई? अब टैक्सेबल इनकम मेरे पास आ गई 6 लाख माइनस 1.5 लाख, दैट मीन्स 1.5 लाख रुपए। जब आप इसको घटाओगे तो 4.5 लाख रुपए पे आ गई। अब बताओ क्या अब इसको रिबेट मिल जाएगी? यस सर। है ना, क्योंकि अब इसकी इनकम रेंज कहाँ तक आ चुकी है? 5 लाख तक आ चुकी है। और रिबेट फिर वो क्या कहती है कि जितना भी तुम्हारा टैक्स बनेगा उस टैक्स का 100% आपको रिबेट मिल जाएगा। दैट मीन्स आपका टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी यहाँ पर? 0। 0 बन गई।
अब बताओ बेटा, मैंने कोई लॉ तोड़ा है क्या यहाँ पर? मैंने कोई इलीगल काम किया है? मैंने बस एक यही तो सलाह दी थी सामने वाले को कि भाई तुम अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर में पैसा डाल दो, और वहां पर 1.5 लाख रुपए डाले जा सकते हैं, वही उसकी मैक्सिमम अमाउंट भी है। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई? यस यस सर। सर। हाँ, तो इसी को टैक्स प्लानिंग कहते हैं। तो टैक्स प्लानिंग बेसिकली क्या होता है? कुछ भी तरह की एक सलाह, कुछ भी तरह का ऐसा एक्शन लेना, या इस तरीके से अपने टैक्स अफेयर्स को मैनेज करना ताकि आपका जो टैक्स है वो कम हो जाए, उसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। और टैक्स प्लानिंग क्या होती है? वो इलीगल नहीं है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात कि हम टैक्स प्लानिंग किसको बोलते हैं? पेपर के अंदर में ये एज थियरी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर में इसको पूछा गया है, क्योंकि कई बार है ना, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अपने क्लाइंट को टैक्स इवेजन की सलाह दे रहे हैं या अपने क्लाइंट को हम टैक्स प्लानिंग की सलाह दे रहे हैं। जहां पर आप इवेजन की सलाह देनी शुरू करोगे ना, वो इलीगल काम हो जाता है। बोलो, पॉइंट क्लियर है? तो अब हमने ये यस सर। समझा कि अगर हमें अब टैक्स प्लानिंग को डिफाइन करना हो, ठीक, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट तो आप सभी समझते ही हैं, ठीक है, ऑफ समवन। समवन बताओ कौन है? किसी भी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल, ठीक है, एंड इकोनॉमिक, यानी कि हम और चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी सिर्फ उसके फाइनेंस से जुड़े हुए मैटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अफेयर्स जो हैं उसकी, बाय टेकिंग कंप्लीट लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? जायज, बेनिफिट ऑफ ऑल डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस। याद है जब हम सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे थे, एक हमारे वहां पर एचआरए का पॉइंट आया हुआ था, याद है? भूल गए? याद है सर। अब यस जब सर, सर। एचआरए का पॉइंट आया था, तो एचआरए के अंदर में एक चीज लिखी हुई थी ना कि अगर आप किराया पे करते हो तो आपको उसका एग्जेम्पशन मिल सकता है अंडर सेक्शन 10, ठीक है ना? तो अगर मेरा कोई क्लाइंट जिसको टैक्स की जानकारी नहीं है, वो बेचारा किराया भी भरता है और उस किराए का वो बेनिफिट नहीं लेता, उसको पता ही नहीं है बात, अब जाके आप उसको समझाते हो कि भाई देखो, तुम तो किराया भर ही रहे हो, तो तुम्हारा केस तो बड़ा जेन्युइन केस है, तो इसलिए तुम क्या करो, इसको क्लेम करो इनकम टैक्स के अंदर में, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा इनकम टैक्स कम होगा। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? टैक्स प्लानिंग का नाम देते हैं। तो कह रहा है कि जो भी आपकी लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब है कि कुछ भी ऐसा नहीं करना जो इलीगल है, जो जायज है, वो सारी डिडक्शन, जैसे अभी मैंने ऊपर जो बेनिफिट लिया है, बताओ किस चीज का बेनिफिट लिया है ये वाला? ये अभी जो मैंने इसका टैक्स जीरो करवाया है, ये किसका बेनिफिट लिया है मैंने? ये रिबेट का बेनिफिट लिया है। लेकिन रिबेट को पहुंचाने तक के लिए, उसको एलिजिबल बनाने के लिए मुझे किस सेक्शन का फायदा उठाना पड़ा? मुझे सेक्शन 80C का बेनिफिट उठाना पड़ा। तो मैंने यहाँ पर डिडक्शंस का फायदा लिया, और साथ ही साथ किसका फायदा लिया? रिबेट का फायदा लिया। बताओ, इन सब में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये सब करने का? बताओ। हाँ, सो दैट, ताकि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो मिनिमाइज कर दी जाए, ठीक है बेटा? कोई ऐसा बच्चा जिसको टैक्स प्लानिंग का मतलब क्लियर ना हुआ हो? अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, टैक्स प्लानिंग पास्ट के लिए होगी या टैक्स प्लानिंग फ्यूचर के लिए होगी? बताओ, टैक्स फ्यूचर प्लानिंग, के लिए। कोई भी प्लानिंग, नॉट ओनली टैक्स प्लानिंग, फ्यूचर के लिए होती है या पास्ट के लिए होती है? पास्ट के लिए बेटा प्लानिंग। अगर प्लानिंग का फ्यूचर। मतलब ही फ्यूचर के लिए सर होती है ना? फ्यूचर। हाँ,
तो टैक्स प्लानिंग एक पास्ट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, बताओ। फ्यूचरिस्टिक सर। फ्यूचर सर। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो जाती है। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, क्या पीपीएफ अकाउंट खुलवा के टैक्स बचाना कोई इलीगल काम है? नो सर। नहीं, तो ये लीगल दायरे में आता है। तो टैक्स प्लानिंग इज नॉट इलीगल, इज नॉट इलीगल, ये गैर कानूनी नहीं होती है। ठीक है। टैक्स प्लानिंग क्या खाली एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस, रिबेट, डिडक्शंस, ये देखो इसमें कवरेज कितनी सारी है। डिडक्शंस का फायदा उठाना, रिबेट का फायदा उठाना, अलाउंसेस का फायदा उठाना, एग्जेम्पशंस का फायदा उठाना। और देखो जब अपने सैलरी चैप्टर पढ़ा था तो वहीं पर ये अलाउंसेस के बारे में कितनी एग्जेम्पशंस थी। ऐसी जो भी मैंने अभी थोड़ा थोड़ा सी आपको सेक्शंस बताए, 80C, 80CCC, 80G, 80D, ऐसी और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा एरिया हो सकता है टैक्स प्लानिंग का। हम एक एक सेक्शन को ढंग से समझ के क्या कर सकते हैं, टैक्स प्लान कर सकते हैं। तो बताओ कि फिर जो टैक्स प्लानिंग का कवरेज है या जो उसका स्कोप है वो वाइड है या नैरोअर है? Sir, wide. वाइड है, तो इज वाइडर। ठीक है। एंड इंक्लूड्स टैक्स मैनेजमेंट। अब ये क्या नई टर्म आ गई, टैक्स मैनेजमेंट। देखो आप जब भी कभी रिटर्न्स फाइल करते हो तो उसकी एक ड्यू डेट होती है ना। अब वो रिटर्न्स अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करोगे तो आप पे इंटरेस्ट का चार्ज लगेगा, आपके ऊपर पे लेट फी का चार्ज लगेगा, आपके ऊपर पे पेनल्टी लगेगी। बताओ, ये तो कॉमन बात है ना। तो आपकी रिटर्न्स टाइम पे फाइल हो, इसको टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं। आप टैक्स के कंप्लायंसेस को मीट करते हो ताकि आप पे कोई पेनल्टी ना लग जाए, आप प्रोसिक्यूशन ना हो जाए आपके ऊपर पे। ठीक है, तो उसको हम टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं। तो टैक्स प्लानिंग इज नॉट ओनली अबाउट टू मिनिमाइज योर टैक्स, रादर टैक्स मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आता है। बताओ बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ हमारी पूरी टैक्स प्लानिंग का? वो भी जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। बताओ क्या है? इज टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। और जब ये मैं टैक्स लायबिलिटी की बातें कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये भी है कि टैक्स मैनेजमेंट अच्छा रखोगे तो आपके इंटरेस्ट नहीं लगेंगे, लेट फी नहीं लगेगी, वो सब की सब हम टैक्स लायबिलिटी में ही काउंट कर रहे हैं। बताइए बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से? और आपको ध्यान रहे तो मैं इसका यहाँ पर एक मतलब लिख रहा हूँ बस सीधा, कि जब हम टैक्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि टू कंप्लाई with the provisions of the tax laws। तो जो भी हमारे टैक्स के कानून हैं उनके जो प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाई करना ही हमारा क्या माना जाता है, टैक्स मैनेजमेंट माना जाता है। बेटा बताइए, यहाँ तक बात समझ में आती है, क्लियर है? तो अब अगर आपसे आके कोई ये बोले कि भाई मुझे टैक्स प्लानिंग करवानी है, या मान लो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बताओ क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को फिर पनिशमेंट मिल जाएगी कोर्ट की तरफ से या किसी की तरफ से अगर वो ये प्रूव कर दे कि मैं टैक्स इवेजन नहीं, मैं तो टैक्स प्लानिंग कर रहा हूँ? आंसर है नहीं, क्योंकि ये कोई इलीगल वर्क नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टैक्स इवेजन क्या है। उससे पहले हम एक बार एवोइडेंस के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, एवोइडेंस वर्ड का मतलब क्या होता है जब आप ये वर्ड आम जिंदगी में सुनते हो? Ignore करना. इग्नोर कर देना। ठीक है। तो अब सुनो, ये क्या है टैक्स एवोइडेंस? कई बार है ना, टैक्स प्लानिंग और टैक्स एवोइडेंस के बीच का जो गैप होता है ना, जो डिफरेंस होता है, ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
कि क्या टैक्स अवॉइडेंस है और क्या टैक्स प्लानिंग है। ठीक, जो इंग्लिश कोर्ट्स है ना, इंग्लिश कोर्ट्स का मतलब है जो जैसे इंग्लैंड की कई सारी कोर्ट्स हैं या जो वेस्ट की जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि टैक्स अवॉइडेंस जो होती है ना, टैक्स अवॉइडेंस को ना लीगल सैंक्शन मिली होती है। लीगल सैंक्शन का मतलब क्या है कि यू कैन नॉट कॉल इट इलीगल। लेकिन इसको समझे कैसे, इसमें हम क्या करते हैं, टैक्स के प्रोविजन को बहुत अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद उसमें से ना कुछ लूप होल निकाल लेते हैं। लूप होल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये है मिस्टर ए, ये मैं आपको एक जनरल लूप होल बता रहा हूं जो हम अपनी आम जिंदगी में लोग लगा सकते हैं, लगाना नहीं चाहिए। मान लो मिस्टर ए बिना हेलमेट के अपनी स्कूटी पे जा रहा है, ठीक है। अब सामने वाले यहां पर पुलिस खड़ी है, तो बताओ क्या होगा अगर अब ये आगे बढ़ता है। बेटा हेलमेट को छोड़ो, आगे मान लो रेड लाइट हुई है, वो ज्यादा बढ़िया होगा। सपोज ये रेड लाइट, अब पुलिस वाले भी वहां खड़े हुए। अब अगर ये आगे की तरफ जाता है तो बताओ उसका चालान कट सकता है ना, लेकिन इसको जल्दी निकलना है तो इसने क्या किया, इसने एक ऐसे रास्ता मतलब थोड़ा सा ऐसे गया और एक ऐसे रास्ता ले लिया और आगे निकल गया। होता है ना कई बार सड़कों पे एक सीधी सड़क जा रही है और एक सड़क इधर से आ रही है, जो इधर से निकल गई है, एक सड़क इधर से निकल गई है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो कोई इंसान अगर ऐसे करके ऐसे बाईपास कर जाता है तो बताओ क्या उसने रेड लाइट तोड़ दी। तो सर बेटा बताइए, मुझे आवाज साफ नहीं आई आपकी। नो सर। उसने रेड लाइट नहीं तोड़ी। क्या मैं कह सकता हूँ कि उस इंसान ने कानून की तो इज्जत रखी लेकिन कानून को बाईपास करके निकल गया, है ना। बाईपास मतलब कानून को बिना ब्रेक किए हुए एक कमी ढूंढ ली उसने, है ना। उस कमी का उसने फायदा उठाया। तो कमी क्या थी कि स्ट्रेट जाएंगे तो ही रेड लाइट तोड़ी मानी जाएगी, अगर थोड़ा सा साइड से करके निकल जाओगे ऐसे ही टर्न लेके तो हो सकता है आपकी रेड लाइट तोड़ी ना मानी जाए। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर में भी कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर हमारे को लूप होल्स नजर आते हैं। वो लूप होल्स मतलब कमियां हैं प्रोविजंस की। उन कमियों का फायदा उठाकर हम क्या कर सकते हैं, टैक्स अवॉइडेंस की प्रैक्टिस में इंडल्ज हो सकते हैं। अब जो टैक्स अवॉइडेंस है, कोई ये बोल सकता है ना कि जी मैं टैक्स अवॉइडेंस थोड़ी कर रहा था, मैं तो प्लानिंग कर रहा था। और प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, टैक्स को मिनिमाइज करना। और टैक्स प्लानिंग के अंदर में आप कोई प्रोविजन नहीं तोड़ते हो लॉ का, आप लॉ को कंप्लाई करते हो। तो बताओ कि टैक्स अवॉइडेंस में आपने कोई लॉ तोड़ा क्या, आपने यहाँ भी तो रेड लाइट नहीं तोड़ी ना। समझ पाए इस बात को। लेकिन जब आपको पता चल गया, जैसे पुलिस वाले जो खड़े थे, बताओ वो आपका चालान क्यों नहीं काट पाएंगे यहाँ पर, जबकि उनको अच्छे से पता है कि आपकी इंटेंशन सही रही होगी कि स्ट्रेट जाएंगे तो रेड लाइट ना टूटे, मेरा चालान ना कटे, बट स्टिल यू डिड अ बाईपास। तो बताओ क्या पुलिस वाले कुछ कर पाएंगे। बेटा बताइए क्या पुलिस वाले कुछ कर पाएंगे। नहीं सर। नहीं ना। तो अब जरा इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो ये है मिस्टर ए और ये है मिसेस ए, ठीक है। अब जो मिस्टर ए है ना, उनके ऊपर पे जो स्लैब रेट लगती है टैक्स की, वो कुछ ऐसे है कि मान लो, मानना क्या है भी यही, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक पे जो टैक्स है वो 0% का टैक्स रेट है। और जो अगले 2.5 लाख रुपीज हैं उस पे 5% का टैक्स है। और जो अगले 5 लाख रुपीज हैं उस पे 20% का टैक्स है। और जितना भी पैसा अब इससे ऊपर जाता है अबव 10 लाख रुपीज, उस पे 30% का टैक्स। ठीक, अब ए तो हुआ मेल और जो मिसेज ए है वो हो गई फीमेल। तो फीमेल के ऊपर भी क्या होती है, स्लैब रेट अब सेम ही लगती है। पहले कभी लगा करती थी अलग अलग, फिलहाल सेम है। तो इनको भी फायदा मिलेगा 2.5 लाख तक 0%
ठीक है। अब है नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीस पे 5%, फिर है अगले 5 लाख पे 20%, और इससे ऊपर पे 10 लाख पे 30%। ठीक है। अब जो मिसेस ए है, मान लो ये हाउस वाइफ है और ये वर्किंग नहीं है, तो अगर ये वर्किंग नहीं है तो बताओ इनकी कोई इनकम होगी क्या? नो सर। बताओ बेटा, है ना? तो ये डिपेंडेंट हो जाएंगी ए के ऊपर पे। अब होता ये है कि हमें पता है कि हमारी जो रिबेट है, रिबेट की लिमिट बताओ, मैंने कहाँ तक बताई थी आपको, कहाँ तक की इनकम होगी जब आपको रिबेट मिल जाएगी? इक्वल टू 5 लाख। 5 lakhs। 5 लाख तक की। अब क्या होता है कि जो ए की इनकम है ना, इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू से रुपीज मान लो 7 लाख रुपए। तो बताओ अगर 5 लाख तक होती तो इसका टैक्स कितना हो जाता? 0 हो जाता। 0. लेकिन अब तो 2 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होने की वजह से इस आदमी को टैक्स देना है। सो वन वे इज दिस कि आप इसकी टैक्स प्लानिंग करो। तो टैक्स प्लानिंग आप कैसे कर सकते थे? आप इसको सलाह दे सकते थे कि ये क्या करवा ले, 80C का बेनिफिट ले ले और जाके पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डलवा दे। फिर हम इसको 80D के लिए एनकरेज कर सकते थे, इसको 80G के लिए एनकरेज कर सकते थे, और घुमा फिरा के इसकी इनकम को हम क्या कर देते? बताओ बेटा, 5 लाख तक ले आते हैं। लेकिन इसने वो बात नहीं मानी। इसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस इनकम में से 2 लाख रुपीस की इनकम अपनी वाइफ के नाम कर दूं। अब ध्यान से सुनना कि केस क्या हो रहा है। ये 7 लाख में से 2 लाख रुपीस किसको ट्रांसफर कर रहा है? मिसेस ए अपनी को। वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है। मान लो कि अगर लॉ आपको अलाउ करता है ऐसा करना, तो बताओ ए के अकाउंट में कितना बचेगा? मतलब ए के पास कितनी इनकम है? 5 लाख। तो ए का टैक्स क्या हो जाएगा अब लीगली? 0 हो जीरो जाएगा। जीरो। और अगर मिसिस ए की इनकम की बात की जाए तो मिसिस ए की अब इनकम हो गई है 2 लाख की, बट 2 लाख विद इन 2.5 लाख है। और इस पे इसको भी रिबेट मिलेगी ना मिलेगी? उसको भी तो, इसकी भी तो इनकम 5 लाख तक होगी। तो इसका मतलब कि घर का पैसा घर में ही घुमा दिया गया और आपने इस पे टैक्स क्या कर लिया? बचा लिया। अब सरकार को ये बात अच्छे से पता थी कि लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की ट्रांजेक्शन्स को उन्होंने कई सारे सेक्शंस बनाकर रोकने की कोशिश की है। उसको क्लबिंग प्रोविजंस कहते हैं। लेकिन सोचो अगर मिस्टर ए और मिसिस ए, इसमें तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जरूरी नहीं है कि ए और मिसिस ए, सॉरी ए जो है कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है ना। मिसिस ए की जगह मान लो मिस्टर बी है, वो उसका दोस्त है, वो अपनी इनकम उसको ट्रांसफर कर दे। तो इसको कहते हैं कि आप लॉ का ना एक तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। उसको हम अवॉइडेंस करना कहते हैं कि आप है ना टैक्स को अवॉइड कर रहे हो बस चीजों को इधर उधर करके। गॉट इट बेटा? यस सर। लेकिन अब कोई ये भी तो बोल सकता है जी मैं अवॉइड नहीं कर रहा, मैं तो प्लानिंग कर रहा हूं। तो वो कहेंगे कि प्लानिंग किस किस तरीके से हो गई जब तुम्हें पता है कि लॉ ऐसा करने से मना करता है। हालांकि लॉ मना नहीं करता ट्रांसफर करने के लिए, हमने ऐसे कई सेक्शंस बनाए हैं जो आपकी इन स्ट्रेटेजीज को ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक इन द सेंस मतलब कि आपकी स्ट्रेटेजी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, जैसे एक सेक्शन 64 आता है, वहां पर क्लबिंग प्रोविजंस की बात होती है। एक सेक्शन 60 आता है, एक सेक्शन 61 आता है, वहां पर इनको ब्लॉक किया जाता है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है इवेजन। ये होती है सीधी सीधी टैक्स की चोरी। ठीक है ना? आप ऐसा मान लो। और चोरी करना क्या होता है? पनिशेबल होता है या नहीं होता है? तो इसमें क्या करते हो आप है ना, इलीगल काम करते हो। इसमें क्या है, मान लो जैसे कि एचआरए को क्लेम करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको रेंट शो करना है। तो आपने क्या किया? फेक स्लिप्स बनवा ली। तो बताओ
आपने ये लॉ का मिसयूज किया है या लॉ को डिफीट किया है? सर बताओ, आपने लॉ का लूप होल ढूंढ के कुछ काम किया है या फिर इलीगल काम किया है? सर इलीगल इलीगल वर्क है। इलीगल काम किया है, इसको टैक्स इवेजन सर कहते हैं। ये और ये जो 2 लाख रुपए का ट्रांसफर किया हाँ, अवॉइडेंस में, तो इसको जस्टिफाई कैसे कर सकता है मिस्टर ए? ये मिस्टर ट्रांजैक्शन तो ये सारी एआईएस में शो होती है ना। अच्छा, आप उसमें कह रहे हैं कि वो एआई इस रिपोर्ट के अंदर आ जाती है। हाँ, तो शो हाँ होने तो से कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक सेक्शन 60 है, एक सेक्शन 61 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए ने जो सोचा था वो उसमें कामयाब हो जाएगा। अगर वो ट्रांसफर कर भी देना ए की, फिर भी इनकम जो है ना 7 लाख रुपए ही मानी रहेगी। क्लबिंग प्रोविजंस के अंदर फंस जाएगा वो जाकर। लेकिन वो क्लबिंग प्रोविजंस बनाए ही क्यों गए? वो बनाए इसलिए गए क्योंकि लोग है ना ऐसे टैक्स अवॉइड करते हैं कि अपने घर घर के अंदर पैसे घुमा देते हैं। थोड़ी देर के लिए एआईएस को हटा दो, क्योंकि एक ऐसा भी टाइम था जब एआईएस नहीं था। एआईएस हम्म, बहुत रिसेंट हिस्ट्री है, ठीक है। हम्म। तो हमें क्योंकि अवॉइडेंस का मतलब समझना था, तो इसलिए मैंने ये केस लिया है। प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मतलब सरकार क्या करती है कि देखो, प्लानिंग करनी है कर लो। अवॉइडेंस भी हम कितना बढ़िया एक कानून बना दें, फिर भी लोग कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढ ही लेते हैं, ठीक। बस सरकार का मेन होता है कि भाई इवेजन मत करो, इवेजन टैक्स की चोरी मत करो, कि अगर तुमने बट चारे बचाने हैं तो आप फेक स्लिप लगा दो। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, बट हाँ बोलो। अवॉइडेंस अवॉइडेंस तो अभी भी यूज होता होगा ना अवॉइडेंस बहुत प्रैक्टिकल। होता है, मैं कह रहा हूँ ना कि कई बार ये डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। आप उसे प्लानिंग बोल रहे हो, आप उसे अवॉइडेंस बोल रहे हो। और क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस को लीगल सैंक्शन होती है, लीगल सैंक्शन का मतलब है कि वो इलीगल नहीं है, ओके। ठीक है। हाँ, बोलिए, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो टैक्स ये इवेजन बेसिकली क्या है? ये आपकी कंप्लीटली टैक्स की चोरी है। तो अगर हम इसको छोटे से उसमें लिख लें कि टैक्स इवेजन क्या है, तो टैक्स इवेजन का मतलब है वो सारे तरीके, ऑल मेथड्स बाय विच, जिनके हिसाब से जो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसको इलीगली, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो इलीगली है टैक्स को अवॉइड किया जाता है, इज अवॉइडेड, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं टैक्स इवेजन मीन्स। बोलिए, पॉइंट समझ में आ गया? तो बताओ इनमें से कौन सी दो चीजें लीगल हैं और कौन सी दो चीजें, और कौन सी एक चीज इलीगल है? इवेजन इलीगल, और इवेजन प्लानिंग और टैक्स, की तो बल्कि देखो, एवोडेंस हालांकि सरकार नहीं कहेगी कि भाई तुम करो, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन उनको प्रूफ करना कई बार बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कई बार बड़ा क्लियर कट केस होते हैं, ठीक है। बोलिए, यहाँ तो बात समझ में आती है? बढ़ सकते हैं आगे? यस सर। चलिए, तो अब मैं आपके सामने ना कुछ चीज रख रहा हूँ, मुझे बताना ये कौन सा केस था, प्लानिंग करी मैंने या अवॉइड किया या मैंने इवेड कर लिया, ठीक है ना। तो मुझे बताना, मान लो कि मैंने कोई बिल्डिंग को सेल किया, सेल ऑफ बिल्डिंग करी मैंने, और इसका जो अमाउंट था वो था 1 CR का, 1 करोड़ रुपए में बेची, ठीक है। और जब इसको बेच दिया, इसकी जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी से 40 लाख रुपीज की। तो बताओ मेरा कैपिटल गेन कितना है? ये हम अपनी लास्ट क्लास में भी सीख चुके हैं, कैपिटल गेन कैसे निकलता है। बताओ कैपिटल गेन कैसे निकलता है? सेल कंसिडरेशन
तब सेकंड कंसीडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस है ना। तो हम इस 1 करोड़ रुपीस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, विच इज योर 40 लाख रुपीस। तो बताओ लास्ट क्लास के बेस पर इस पे कितना % टैक्स लगेगा अगर ये सारा ट्रांसफर पोस्ट 23 जुलाई 2024 हुआ है और ये एसेट परचेज की गई थी प्री 23 जुलाई 2024। तो बताओ, मैंने आपको एक रेट ऑफ टैक्स बताई थी, तो इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे और ये टैक्सेबल है 12.5% की रेट से अंडर सेक्शन 112। तो 12.5% का टैक्स देना है। कितने पर? 60 लाख रुपए पर। ठीक है, बाकी इसमें 4% एक्स्ट्रा का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे बताना है मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब इवेजन कर रहा हूँ या टैक्स प्लानिंग कर रहा हूँ या टैक्स मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, या टैक्स अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, चलिए पहले मैं इसमें टैक्स निकाल दूं इसका। तो ये मेरे पास आ रहा है बेटा 7,50,000 रुपीज। ठीक है, इसमें हम 4% और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, 4% एक्स्ट्रा किस नाम से होता है? वो HEC के नाम से होता है। तो ये कुल मिलाकर है ना आपका जो अमाउंट आएगा 7,80,000 रुपीज आएगा। अब ये जो हमारा SSC था ना, इस SSC को ये 7,80,000 रुपीज का पे करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये अपने किसी जानकार के पास जाता है या जानकार से कहता है यार ये पैसे कैसे बचाऊं। तो उसके जानकार ने बोला कि एक काम कर, 1 करोड़ रुपए में से है ना तू है ना 60 लाख रुपीज जो है वो कैश में ले ले। सो 1 करोड़ में से 60 लाख रुपीज अब इसने ले लिए कैश में, और बाकी के जो 40 लाख रुपीस थे वो किस में ले लिए इसने? बैंक से लिए। तो अब बताओ आपकी सेल कंसिडरेशन कितनी आएगी, क्योंकि कैश की तो कोई शक्ल नहीं होती। तो अब आपकी सेल कंसिडरेशन कितनी आ रही है? 40 लाख रुपीस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ रहा है आपका? 40 लाख का ही था। तो बताओ अब मेरा गेन कितना आ रहा है? अब मेरा गेन आ रहा है 0। नहीं। 0। अब बताओ इसने जो काम किया है, ये इसने पूरे 7,80,000 रुपए बचा लिए और ये बहुत खुश हो रहा है। इसकी इस प्रैक्टिस को आप क्या नाम दोगे? टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट या टैक्स इवेजन? टैक्स अवॉइडेंस। Evasion. टैक्स एवेजन। The tax evasion. ओके, व्हाई नॉट टैक्स प्लानिंग? तो लीगल वे में तो नहीं है ना बट क्यों कैश लेना इलीगल होता है क्या? सर टैक्स तो यहाँ चुप टैक्स पर पे तो सर रिपोर्ट ना नॉट। हाँ चलो, कम से कम ये तो फीलिंग आई गई हमारे को कि कम से कम ये क्या नहीं है, ये टैक्स प्लानिंग नहीं है। नहीं ठीक है है, सर। और टैक्स मैनेजमेंट है क्या ये? बताओ, टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या था कि आप प्रोविजंस ऑफ द लॉ को कंप्लाई करोगे, उसको हम टैक्स मैनेज करता है, यानी कि टाइम पे रिटर्न्स फाइल करेंगे। ठीक है ना, इस तरह की चीजें थी। लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर? तो ये वो भी No, नहीं है। sir. अब बचता है No, टैक्स sir. अवॉइडेंस और एक बचता है हमारे पास में टैक्स इवेजन। अब देखो कैश लेने के ऊपर पे रूल्स तो बने हुए इनकम टैक्स के अंदर में, ठीक है, हाँ यस। लेकिन इतना मोटा अमाउंट अगर आप कैश में लेते हो और आप उसे रिपोर्ट ना करो तो ये तो इलीगल चीज हो गई ना। और जब आप किसी टैक्स को इलीगली बचाते हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? टैक्स इवेजन का नाम देते हैं। यहां तक बात समझ में आती है अच्छे से? यस सर। तो अब बताओ ये हमारे किस कैटेगरी? ये था टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, अब सुनो, अब आता है एक दूसरे वाला पर्सन। ये एक गुड पर्सन है जिसने टैक्स इवेजन की सलाह दी। वो कौन से वाली सलाह दे दी उसने? वो बैड पर्सन।
ठीक है, आपको याद रहे। अब उसने कहा कि भाई देखो तुम्हें 7,80,000 का टैक्स नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, हम ये तुम्हारा पूरा टैक्स बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। तो उसने कहा ये कैसे? उसने कहा कि देखो वी कैन यूज सेक्शन 54, हम सेक्शन 54 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 54 पता है क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, एक, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी तो बताओ उस पे आपका गेन कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ठीक है। और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कुछ नहीं, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है बेटा यहाँ पर आपके घर से लैंड प्लस बिल्डिंग से, ठीक है, खाली लैंड नहीं। और अगर आप इसे बेच देते हैं तो आपको इस एसेट से बताओ कौन से वाला गेन होने वाला है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। यहां तक बताओ, बात समझ में आती है? हमारे केस में बताओ कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको हुआ था? अगर ये सारा पैसा 1 करोड़ का 1 करोड़ बैंक से ले लेते, बताओ अगर ये पूरा 1 करोड़ शो कर देता तो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का बन रहा है? 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपीस का। अब पता है 54 क्या कहता है? 54 ये कहता है कि आपका जो प्रीवियस ईयर था, मान लो हमारा प्रीवियस ईयर था 25-26 और ये है मेरा असेसमेंट ईयर 26-27, आपने एसेट यहां पर कहीं ट्रांसफर करी, मतलब बेच दी, ठीक है। तो पता है ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर आप अगले 2 सालों में, 2 इयर्स में एक नया घर खरीद लो, न्यू हाउस, आपके लिए वो न्यू हाउस होना चाहिए, ठीक है, न्यू हाउस परचेज कर लो, या फिर 3 इयर्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा लो, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, तो हम तुमसे ये 12.5% वाला टैक्स नहीं लेंगे। ये सेक्शन 54 कहता है। यानी कि घर बेचकर क्या खरीद लो? एक घर खरीद लो, कितने साल में खरीद लो? 2 साल में खरीद लो, नहीं तो घर बनवा लो, कितने साल में कंप्लीट करवा लो उस घर को? 3 साल में। और यहां तक कि अगर आप 1 साल पीछे तक भी कर लेते हो ये सारा काम, मतलब नया घर ट्रांसफर की डेट से 1 साल के अंदर अंदर खरीद लेते हो, तो भी बात बन जाएगी। बताओ बेटा, हालांकि यहाँ पर मैं 3 इयर्स लिख रहा हूँ लेकिन लॉ में नहीं लिखा हुआ कि कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई हो, तो हो सकता है कंस्ट्रक्शन आपकी ट्रांसफर की डेट से पहले भी शुरू हुई हो, ठीक है, लेकिन द मेन पॉइंट इज दिस कि 3 इयर्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई हो। तो मुझे एक बात बताओ, अब अगर सरकार ये कह रही है कि 2 साल में अगर नया घर खरीद लोगे हम तुमसे 12.5% का टैक्स नहीं लेंगे, तो इज इट टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन अगर आप घर खरीद लेते हो तो? टैक्स प्लानिंग। टैक्स Tax ये planning. planning कि अगर आपको सेक्शन 54 पता है तो अब आपके पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए व्हाइट मनी होगी और आपको अब सिंगल पाई ऑफ टैक्स भी पे नहीं करना। जो हमारा लग रहा है कि 7,80,000 का है, ये हमें देना भी नहीं है। बताइए बेटा, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। सर बट ये तो नेक्स्ट 2 इयर्स की बात हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपना कोई हाउस सेल करा है और उसका कैपिटल गेन मुझे आज की डेट में हो रहा है, तो मैं आज के फाइनेंशियल ईयर की जब मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूंगी उस टाइम तो वो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा उस अमाउंट पे? नहीं, कोई कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा आपको दीपाली। उसमें लॉ ये कहता है कि मान लो कि अगर अगले, देखो घर की जो बातें होती है ना वो ये होती है कि भाई एकदम से तो घर खरीदा नहीं जाता, तो गवर्नमेंट ये और कह देती है कि जो आपका 25-26 वाला साल है ना, इस 25-26 साल की जो ITR होगी वो जाएगी 26-27 में। मानते हो इस बात को? यस सर। 26-27 में जो डेट होती है ना, डेट का नाम है 31 जुलाई। इंडिविजुअल्स के केस में 31 जुलाई ऑफ 2026 तक आप इस ट्रांजेक्शन के बारे में सरकार को बताओगे।
अब मान लो आपने जो घर ट्रांसफर किया था, ये ट्रांसफर किया था 1 नवंबर 2025 को। अभी आप सोच रहे हो कि भाई घर खरीदने में टाइम लगेगा, देखेंगे जाके, इतनी जल्दी आप घर नहीं खरीदना चाहते। तो अब आपका मेन क्वेश्चन ये है कि क्या रिटर्न की डेट तो मुझे 31 तक भरनी है, तो क्या मुझे पहले 7,80,000 का टैक्स भरना होगा? आंसर इज नो। पता है क्यों? क्योंकि 54 में लिखा हुआ है कि अगर आप 31 जुलाई ऑफ 2026, मतलब बेसिकली आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक घर नहीं खरीद रहे हो, तो आप, ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये वाले जो 60 लाख रुपए है ना, ये 60 लाख रुपीस, ये दिख रहे हैं आपको 60 लाख रुपीस का गेन, ये आप एक बैंक में जाओगे और बैंक में एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ओपन होता है, ठीक है? जैसे सेविंग अकाउंट खुलता है, एफडी का अकाउंट खुलता है, ऐसे ही एक आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर में एक अकाउंट ओपन होता है। आप ये पैसा उसमें डलवा दो और गवर्नमेंट ये मान लेगी कि हाँ भाई ठीक है, अब हम संतुष्ट हैं कि आप इस पैसे का कोई और यूज नहीं कर रहे हो, तो आपसे टैक्स नहीं लेगी, इवन इसी साल की आईटीआर में। क्लियर? मतलब सर बस इसकी एक ही कंडीशन है, अगर वो हम 60 लाख का अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करते हैं, उसी कंडीशन में हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यानी कि अगर मान लो, अब देखो फिर बताना ये टैक्स प्लानिंग हो रही है या अच्छा ये टैक्स मैनेजमेंट है क्या है, अब जरा देखना। अब जिसने भी सलाह दी सेक्शन 54 वाली, उसने सब कुछ तो बता दिया, उसने बस ये नहीं बताई बात, ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाली। तो ये आदमी सोचकर बैठा हुआ था कि चलो छोड़ो, 2 साल का टाइम तो दे ही रखा है। अब 2 साल के टाइम के बाद में सरकार ने इसको नोटिस भेज दिया कि भाई तुमने कैपिटल गेन पे टैक्स क्यों नहीं भरा। तो इस आदमी ने जवाब में बोला कि आप ही ने तो बोल रखा है कि 2 इयर्स तक का टाइम है। तो उन्होंने कहा कि 2 इयर्स तक के टाइम के लिए तुम्हें रिटर्न की डेट तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालना चाहिए था। तो कहता है सर वो तो नहीं डाल दिया, अब डाल दूं? तो पता है इस आदमी ने क्या किया, इसने ना 2 अगस्त 2026 को डिपॉजिट कराया, मान लो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, ठीक है? तो पता है सरकार क्या कहेगी, कहेगी नो नो नो, अब तुम एलिजिबल नहीं। तो यानी कि अगर आप घर खरीद लोगे तो या तो इतनी रेंज में ही फटाफट घर खरीद लो, और अगर तुम ये पूरे 2 साल यूज करना चाहते हो तो आपको बताओ क्या काम करना होगा? कैपिटल बताओ। गेन अगर अकाउंट में डिपॉजिट करना हाँ, होगा अमाउंट। डिपॉजिट करना हो। आई होप पॉइंट सन में आ चुका होगा अच्छे। तो सर ये जो अमाउंट है वो 31 जुलाई 26 से पहले कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं?
बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। तो हम कहाँ पर थे? हम कैपिटल गेन अकाउंट पे थे, ठीक है ना? तो अगर आपकी ये डेट निकल जाए ना और तब तक आप घर नहीं खरीद रहे हो तो फिर आप ना 2 इयर्स वाली बात नहीं कर सकते गवर्नमेंट से। क्लियर हो गई? हाँ, और एक चीज और, वो मैंने हालांकि थोड़ी जनरलाइज करके बोल दी थी बात, कि जो आपकी कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिलती है ना, वो कितने के बराबर होती है? वो बराबर होती है करंट टाइम में एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज इक्वल टू जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जैसे हमारे केस में कितने का हुआ था, 60 लाख रुपीस का हुआ था, और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, ठीक है ना, जो आपने नया घर खरीदा उसकी जो कॉस्ट है, नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीस। ये 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर घर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो आप यहाँ पर सिर्फ 10 करोड़ का ही अमाउंट ले सकते हो, विच एवर इज लोअर। इनमें से जोन सी भी अमाउंट कम होगी उतने के बराबर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो अगर मान लो ये आदमी घर खरीद लेता है, तो बताओ हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ था? 60 लाख रुपीस का। और इसने नया घर खरीदा, मान लो नया घर खरीद लिया इसने 80 लाख रुपीस का, ठीक है? तो बताओ क्या 80 लाख 10 करोड़ से ज्यादा है? बताओ नहीं। क्या 80 नहीं ना? नो सर। तो इसलिए हम यहाँ पर 80 लाख ही लिख रहे हैं। तो बताओ इन दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सा है? 60 लाख। 60। इसलिए मैंने 60 लाख रुपए कमाए थे, 60 लाख रुपए ही मेरे एग्जेम्प्ट हो गए, तो जो मेरा नेट गेन बचा वो 0 हो गया। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये एक टैक्स प्लानिंग है। तो जब आपको टैक्स की नॉलेज हो जाती है ना, आप कई सारे प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, तो आप अपने क्लाइंट को या अपने सगे संबंधियों को बता सकते हो कि देखो कि आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है, क्यों जबरदस्ती ये कैश में लेने का झंझट पाल रहे हो। देखो 60 लाख को कैश में लेने का मतलब क्या है कि ये मनी आप कौन सी जनरेट कर बैठोगे? ब्लैक मनी। फिर इसको खर्च करना, एक झूठ बोलने के बाद 1000 झूठ बोलना, ठीक है ना? तो टेंशन में ही रहोगे कि कल को पकड़े ना जाए, ठीक है ना? ब्ला ब्ला करके ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जब पता ही है कि आपको घर खरीदना ही है ना, तो उस सिचुएशन में फिर ये ब्लैक के झंझट में आना ही क्यों? बताइए बेटा। आई होप पॉइंट समझ में आ चुका होगा अब अच्छे से कि हम टैक्स प्लानिंग किसको कहते हैं। बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चल, अब हम बात करते हैं हमारे जो 5 इनकम हेड्स होते हैं उनमें से एक जो हमारे पास में हेड होता है, बताओ कौन से वाला होता है वो हेड? उस हेड का नाम होता है हमारे पास में सैलरी का हेड, ठीक। और एक कौन सा हेड होता है? वो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड। एक कौन सा हेड होता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं पीजीबीपी, यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब हम इस वाले हेड को शुरू करते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपके एग्जाम में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसी चैप्टर से आपके सिलेबस के लगभग लगभग मान के चलना 70 to 80% सिलेबस इस चैप्टर से निकल कर आता है। इस वाले चैप्टर को हम शॉर्ट में पीजीबीपी का हेड कहते हैं। बताइए, ये हेड एंड देखिए बेटा बहुत बड़ा है, तो हम इसको बहुत डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम इसके अंदर में जरूर करेंगे, ठीक है। ये हेड की जो शुरुआत है ना वो होती है सेक्शन 28 से। जो 28 सेक्शन है ना उसके अंदर में ना कुछ इनकम्स बताई गई हैं, और वो बोला गया है कि भाई इन इन इनकम्स को हम किस हेड के अंदर में टैक्स करेंगे? पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्स करेंगे। तो इसमें जो शुरुआत है वो पहली है सेक्शन 28 से।
तो 28 के अंदर में ना हमारे को 9 तरह की 9 टाइप्स की इनकम्स हैं. सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ इनकम्स. तो 9 तरह की इनकम्स हैं जो हमें बताई गई हैं कि आप इनको पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्स कर सकते हो. तो विच आर टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबी. बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस से आपको क्या हो सकते हैं? प्रॉफिट्स हो सकते हैं, गेन्स हो सकते हैं, ठीक है. और वो बिजनेस कौन सा होना चाहिए? कोई भी बिजनेस हो, या कोई आपका पेशा, प्रोफेशन, वो सब किस हेड में आएंगे? इसी हेड में आएंगे. मतलब मान लीजिए कि मैं पेंसिल का बिजनेस करता हूँ और मैं पेंसिल को मैन्युफैक्चर करता हूँ और पेंसिल को बेचता हूँ, तो बताओ मेरी इनकम किस हेड में जानी चाहिए? सैलरी के हेड में, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, कैपिटल गेन्स के अंदर, पीजीबीपी के अंदर, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? पीजीबीपी. पीजीबीपी के अंदर आ जाएगी. अगर मान लो मैं एक एक्टर हूँ या सिंगर हूँ या म्यूजिशियन हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन हो सकता है, म्यूजिक को कंपोज करना, एक्टिंग करना. तो वहां पर जो मुझे प्रॉफिट्स होंगे तो वो भी मेरा किस हेड के अंदर आएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ पीजीबीपी. एनी. ठीक है ना, पीजीबीपी के अंदर. तो यानी कि कोई भी बिजनेस करो, आप कोई भी प्रोफेशन में आ जाओ, वहां से अगर आप कुछ प्रॉफिट्स कमा रहे हो, गेन्स कमा रहे हो, तो आप सेक्शन 28 में आके क्या करोगे? टैक्स दो. क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर. यस सर. तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बिजनेस वर्ड है और ये जो प्रोफेशन वर्ड है, इसका क्या मतलब है? तो बिजनेस वर्ड की जो डेफिनेशन है वो हमारे को देखने को मिलती है सेक्शन 2 की क्लॉज नंबर 13 के अंदर में. और जो लॉ की डेफिनेशन होती है ना, कई बार वो वैसी नहीं होती है जैसी हमें लगती है कि भाई ऐसा होना चाहिए. तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि बिजनेस क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो बिजनेस है उसके अंदर क्या आए. तो उन्होंने कहा कि बिजनेस जो है वो इंक्लूड करता है ए, ट्रेड. बताओ ट्रेड का क्या मतलब होता है? चीजें इधर से उधर करना, कुछ मैन्युफैक्चर ना करना. कॉमर्स मतलब नाम चाहे आप कुछ भी रखो, वो सब की सब हम क्या मान लेंगे? बिजनेस मान लेंगे. वो कहता है अगर आप मैन्युफैक्चर भी करते हो तो भी हम क्या मानेंगे? ट्रेड मानेंगे. वो कहते हैं कि अगर आप ट्रेड नहीं करते, आप कॉमर्स नहीं करते, आप मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो कुछ तो करते होंगे जिसको आप अपने आप को बिजनेस बोल रहे हो. तो कोई भी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर. समझिए इस बात का मतलब. वो कह रहा है कि कोई भी आपका काम, कोई भी आपकी कोई भी एडवेंचर जो हमें लगती है उसमें क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है, या हमें लगता है कॉमर्स हो रहा है, या हमें लग रहा है उसमें मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो भी हम उसे किस कैटेगरी में डाल देंगे? ले जाके बिजनेस की कैटेगरी में डाल देंगे. इस पर टाइम टू टाइम, ठीक है ना, बहुत सारी कोर्ट्स की ना जजमेंट्स आई हुई हैं जिसमें कोर्ट्स ने जजमेंट्स में बताया है कि अच्छा भाई इसको हम बिजनेस मानेंगे, इसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे. ठीक है ना, बिजनेस होने के लिए ये चीजें होनी चाहिए, ब्ला ब्ला करके ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ तक. बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? बेटा बताइए, पॉइंट समझ में आ गया? यस सर. ठीक है.
अब इसके बाद आता है कि ये जो प्रोफेशन वर्ड है इसका क्या मतलब है। वैसे तो हम इसको पेशा बोलते हैं कि भाई पेशा है किसी का ये, लेकिन जो प्रोफेशन वर्ड है ना इसको है ना लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया कि हम प्रोफेशन बोलेंगे। तो फिर हम प्रोफेशन ऐसी किसी भी चीज को बोल देते हैं जिसमें हमें ये फील होता है कि ये आदमी ना तो सैलरी के हेड में जा सकता है, फिर ना ही फिर ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जा सकता है, ना ही फिर ये कैपिटल गेन के हेड में आ सकता है, लेकिन ये अपनी किसी प्रोफेशनल नॉलेज का यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर हैं, राइट? तो वो जो डॉक्टर है, क्या वो डॉक्टर कोई ट्रेड करता है? आंसर है नहीं। क्या वो कोई कॉमर्स करता है? मे बी मे नॉट बी। क्या डॉक्टर कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है? आंसर है नहीं। तो अगर कोई चीज ना मैन्युफैक्चर हो, ना कॉमर्स हो, ना ट्रेड हो, तो फिर डी नंबर का पॉइंट भी नहीं लगेगा। लेकिन वो अपना जो पैसा कमा रहा है, आमतौर पर लोग उसको भी तो बोलते हैं ना कि भाई ये डॉक्टर है, ये अपना प्रोफेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उस तरह की चीज को हम कहाँ पर डाल देते हैं? प्रोफेशन के अंदर डाल देते हैं। और दोनों की दोनों इनकम कौन से वाले कंबाइंड हेड में चली जाती है? पीजीबीपी में चली जाती है। बोलिए कौन समझ में आता है आपको? तो प्रोफेशन के अंदर में क्या है, आप अपनी कोई स्पेशलाइज नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, और ना आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, ना कॉमर्स कर रहे हैं, ना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। रादर स्टिल फिर भी वो नेचर कैसी रहती है? पैसा कमाने वाली रहती है, लेकिन आप किसी के जॉब के अंडर भी नहीं आते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स एक टीचर है, ठीक? और ये वर्क करता है अंडर ABC कॉलेज में। तो बताओ एक्स को जो इस कॉलेज से पैसे मिलेंगे वो सैलरी मानी जाएगी या फिर उसकी प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी? सैलरी मानी जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसे देखो, मिस्टर एक्स सेम पर्सन है, ये अभी भी टीचर है, ठीक है ना? इज ए फ्रीलांसर, अभी फ्रीलांसिंग करता है फॉर ABC कॉलेज। तो बताओ क्या अब इस लाइन से लग रहा है कि जो मिस्टर एक्स है वो ABC कॉलेज का एम्प्लॉय है? अब तो वो क्या हो गया? फ्रीलांसर हो गया। इसका मतलब अब कॉलेज को बुलाएगा तो वो अपना काम करेगा और अपनी फीस लेगा और चला जाएगा। लेकिन ये जब टीचर बना तो इस टीचर के लिए इसको एक स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत पड़ी। तो इसको ना तो हम कॉमर्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं, ना ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ना ये कोई ट्रेड कर रहा है। तो फिर हम इसे किस कैटेगरी में डालेंगे? सैलरी ये है नहीं, एसेट इसने बेची नहीं, तो इसे हम किस कैटेगरी में ले जाएं? इसे हम प्रोफेशन की कैटेगरी में ले जाके टैक्स कर देंगे। जबकि इस वाले केस को हम कहाँ टैक्स करेंगे? सैलरी वाले हेड के अंदर। बताओ ये पॉइंट समझ में आता है? ठीक है। अब इसके बाद ये पॉइंट उठता है कि जो हमारा ये पीजीबीपी वाला हेड होता है, आप सभी जानते हैं, खासकर वो बच्चे जो जो अकाउंट्स पढ़ते हैं और अकाउंट्स पढ़ाते हैं या फिर अकाउंट्स की जॉब में है, हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में आपने यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस क्या किए? शो किए, ठीक? आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी शो किया हुआ है, और यहाँ पर आपने ऊपर की सेल्स वेल्स क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ये सब लिखा हुआ था, और आपने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी दिखा रखा सम अमाउंट का, ठीक है? मान लो कि मेरे पास में जो ग्रॉस प्रॉफिट है दिस इज योर 1 लाख रुपीज, एंड सपोज एक्सपेंसेस है मेरे पास में 30,000 रुपीज, और मैंने 40,000 का दिखा दिया डेप्रिसिएशन। तो बताओ मेरे पास में मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। 30,000 रुपीज।
तो अगर सब कुछ इतना आसान था तो सरकार आती और कहती भाई 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, इस 30,000 पे हमें क्या कर दो, टैक्स दे दो। मान लो कि जो हमारी टैक्स रेट है वो 30% है एवरेज, तो बताओ 30,000 का 30% कितना हो जाता है, 9,000 रुपये, सॉरी हाँ 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये आप क्या कर दो, सरकार को पे कर दो। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको ऐसा करना अलाउ कर दे तो बताओ क्या आप इस 30,000 रुपीज को कम कर पाओगे नेट प्रॉफिट को? आंसर है कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, क्या चीज बढ़ाकर? एक्सपेंस, एक्सपेंसेस को बढ़ाकर, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को बढ़ाकर, है ना। अब मान लो मैंने डेप्रिसिएशन 40 की जगह शो कर दिया 50,000 का, और मैंने एक्सपेंसेस 30,000 की जगह शो कर दिए से 40,000 की, तो अब मेरा नेट प्रॉफिट भी 30 की जगह कितने का आ जाएगा, 10, 10 का। तो पहले मेरा 30% आ रहा था 9,000 रुपये, अब मेरा 30% कितना आएगा, 3,000 रुपये। तो बताओ मैंने टैक्स कितने का सेव कर लिया, 6,000। 6,000। अब मुझे बताना भी, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने फेक एक्सपेंसेस दिखाए, तो वाज इट टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन? टैक्स इवेजन। वो टैक्स इवेजन की गई, ठीक है। अब गवर्नमेंट को ना हमेशा डाउट रहता है कि आपने जो खर्चे हमें दिखाए हैं कहीं जानबूझकर ज्यादा तो नहीं दिखा दिए, आपने हमें जो डेप्रिसिएशन दिखाया है कहीं जानबूझकर ज्यादा तो नहीं दिखा दिया है। इसलिए गवर्नमेंट ने पीजीबीपी हेड के अंदर कुछ सेक्शंस डाले और ये बोला कि तुमने जितना डेप्रिसिएशन दिखा रखा हो, हम अपनी मर्जी से बताएंगे कि तुम्हारा इतना डेप्रिसिएशन होना चाहिए। तुमने जो एक्सपेंसेस डाल रखे हो, कुछ एक्सपेंसेस हम डिसअलाउ करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस हम अलाउ करेंगे। इसका मतलब आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ था, अगर एक कंपनीज का केस है तो ये बनाया हुआ होता है आपने जनरली एज पर द कंपनीज एक्ट। समझ में आई ये वाली बात? तो आप कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट ये सब देखते हो ना, वो एज पर द इनकम टैक्स लॉ नहीं होती है। वो कौन से वाले लॉ के अकॉर्डिंग होती है? कंपनीज एक्ट के Company अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स वालों को इस पे रहता है कि कहीं आप हमसे कोई चीज टैक्स इवेड ना कर रहे हो, इसलिए हम अपने हिसाब से देखेंगे कि क्या तुमने जो 40,000 के एक्सपेंसेस हमें बताए हैं एक्चुअल में 40,000 के ही हैं, और अगर डाउट है तो हम ऑडिट करने का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। या फिर हो सकता है इस 40,000 रुपये खर्चे जेन्युइन हो, लेकिन फिर भी सरकार ये कहती है कि भाई देखो हम 40,000 की डिडक्शन नहीं देंगे, एग्जामिशन नहीं देंगे, हम इसमें कुछ कटौती करेंगे। तो टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बना लेना चाहिए। मान लो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना शो किया था, हमने शो किया था 1,00,000 रुपए। गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो तुमने 40,000 दिखाए हैं, हम नहीं मानते 40,000 है, हम मानते हैं सिर्फ 10,000 रुपए की। तुमने डेप्रिसिएशन शो किया है कितने का, वो शो किया है 50,000 का। गवर्नमेंट कहती हम नहीं मानते, हम इसको सिर्फ 25,000 रुपए का ही डेप्रिसिएशन मानेंगे। तो बताओ अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? बताइए 65 से जल्दी बताइए, कितना 65 बेटा? 65,000। तो अब ये जो 65,000 रुपए निकले ना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एज पर द टैक्स लॉ। गॉट इट? और ये जो ऊपर प्रॉफिट निकला हुआ था ना 10,000 रुपए का, या इनिशियल सिचुएशन में 30,000 रुपीज का, इसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट्स। तो अगर मैं आपसे कभी टर्म यूज करूं कि बुक प्रॉफिट बताओ, तो बुक प्रॉफिट मतलब वो एज पर द टैक्स प्रोविजन वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एज पर द कंपनीज एक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? एज पर कंपनी। कंपनीज एक्ट वाला, ठीक है। तो फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर में जो लोग अकाउंट्स में काम करते होंगे और अगर वो ये सब चीजें हैंडल करते हैं तो उनको पता होगा कि कितनी सिरदर्दी होती है जब टैक्स ऑडिट का टाइम आता है, या इनफैक्ट ऑडिट का भी टाइम आता है कि दुनिया को जो रिपोर्ट करना है वो तो ये वाला करना है, लेकिन जब इनकम टैक्स पे हो रहा होगा तो उसकी एडजस्टमेंट्स अलग हो रही होती है।
तो क्या ये एडजस्टमेंट सिर्फ एक्सपेंसेस को लेकर होती है, डेप्रिसिएशन को लेकर होती है, या ये जो आपने प्रॉफिट यहाँ दिखा रखा है 1 लाख रुपीस का, इसको लेकर भी होती है? आंसर है दोनों में ही होती है। इनकम को लेकर भी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं और एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन को लेकर भी कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? बताओ बेटा, क्लियर हुआ वाला पॉइंट? यस सर, क्लियर है। यस सर। चलिए, इसके बाद सेक्शन 30 से कहानी शुरू होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना हमारे को एक तरीके से मान लीजिए कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें ना साफ साफ बोल दिया गया है कि भाई ये सेक्शन है, इसमें हम ये वाला खर्चा अलाउ कर देंगे, और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें बोल दिया है कि हम ये वाला खर्चा क्या कर देंगे, मना कर देंगे। तो उन्होंने साफ साफ बातें बोल दी है। तो हम सारे सेक्शंस तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हाँ ब्रॉडली जो आपको पता होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और वो रीजनेबली सफिशिएंट होंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करने के लिए। तो जिसमें हमारा एक पहला सेक्शन है, दिस इज योर सेक्शन 30। सेक्शन 30 ये कहता है कि अगर आप किराया दे रहे हो, रेट्स पे कर रहे हो, आप टैक्सेस पे कर रहे हो, अगर आप रिपेयर्स का खर्चा उठा रहे हो, अगर आप इंश्योरेंस का खर्चा उठा रहे हो, ये सब किसके ऊपर हो रहे हैं? ऑफ बिल्डिंग। तो हम सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस सेक्शन 30 में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अलाउ कर देंगे। बोलो, बात समझ में आती है वाली? यानी कि इन एक्सपेंसेस में, ये जो आप यहाँ दिखा रहे हो ना ये वाले एक्सपेंसेस, इनमें वो कह रहा है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हम जोड़ने को तैयार हैं। किराए का रेट्स का मतलब होता है बेटा जो म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं ना, आपके लोकल अथॉरिटी के जो टैक्सेस होते हैं, उनको कंबाइंडली हम रेट्स कह देते हैं। तो ये भी एक तरह के टैक्सेस ही हैं। और जो टैक्सेस हैं, और जो रिपेयर्स हैं, और जो आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया हुआ है उसका जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे होंगे, वो सब हम किस कैटेगरी में ले जा सकते हैं? एक्सपेंसेस के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इसकी ना सब्जेक्ट कई सारी कंडीशंस होती है, मतलब हमेशा नहीं। तो सेक्शन 30 के अंदर जब आप उसको प्रॉपरली और डिटेल में जाके पढ़ोगे तो वहां पर उन्होंने उनकी वो कंडीशंस बताई हुई हैं। बताओ बेटा, पॉइंट समझ में आता है? बेटा बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। इसके बाद आता है हमारे पास में सेक्शन 31। जो सेक्शन 31 है वो ये बोलता है कि अगर आप रिपेयर का खर्चा पे कर रहे हो और इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर रहे हो, ऊपर वाले केस में ये इंश्योरेंस प्रीमियम किसका था? बिल्डिंग का था, ठीक है। तो इसमें भी खर्चा देखो, रिपेयर्स यहाँ पर भी हैं, इंश्योरेंस यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी रिपेयर्स हैं, इंश्योरेंस है। बस फर्क इतना है कि इस बार ये इंश्योरेंस या रिपेयर्स हैं मशीनरी की, प्लांट की एंड फर्नीचर की। यानी कि आप इस मशीन, इस प्लांट पे, इस फर्नीचर पे अगर रिपेयर का और इंश्योरेंस का खर्चा कर रहे हो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, तो आप उन एक्सपेंसेस की तरह क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। बेटा मतलब ठीक, ओके। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, और ऊपर वाला भी है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। मतलब वो कंडीशंस पहले पता होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि सीधा हमें रेंट दिखा उठा के हमने घटा दिया, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 32, शायद पूरे पीजीबीपी का सबसे पॉपुलर सेक्शन है ये सेक्शन 32। ये एज थियरी भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट डेप्रिशिएशन। तो आपने देखा था ना ऊपर, अभी हमने यहाँ एक्सपेंसेस के बाद एक अमाउंट शो कर रखी है, दिस अमाउंट इज से 25,000 रुपीज। तो अगर ये एज पर द इनकम टैक्स बनाया गया है तो बताओ 25,000 रुपये कौन से सेक्शन के अंडर बताए गए हैं? फिर 32।
32 के अंदर बताएं। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है ये तो आप सभी जानते ही हैं, है ना, आपने इसको अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन जब हम इसको इनकम टैक्स में पढ़ते हैं तो इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो वहां पर आपने एक मेथड पढ़ा होगा ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक आपने मेथड पढ़ा होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ पर जो इनकम टैक्स में मेथड यूज करते हैं वो होता तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, बट उसके अंदर में भी हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स का फंडा यूज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के बारे में हम थोड़ा ज्यादा जानना चाहेंगे, और क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप ही निकल आते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन ये कहते हैं कि भाई जो एसेट है जिस पे भी आपको डेप्रिसिएशन चाहिए मस्ट बी ऑन्ड बाय द एसएससी। मतलब जो हमारा एसएससी है वो क्या होना चाहिए, उसका ऑनर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि ये जो एसेट है मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। जैसे मान लो आपने एक कार ली, उस कार से आप बिजनेस का कोई काम नहीं करते, बट लेकिन आप उससे अपना पर्सनल काम करते हो, तो ये कंडीशन फिर फेल हो जाएगी। कार भले ही चाहे फिर आपने किसके नाम पर ले रखी हो, बिजनेस के नाम पे ले रखी हो, लेकिन आप चलाते किस लिए, उसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए चला रहे हो, तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोले बात समझ में आ गई। बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस के लिए उस एसेट का क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद ये है कि जो एसेट है उसका आपने यूज किया हो, मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। हम जिस ईयर की बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में एसेट का आपने यूज किया हो। बोलो ये कंडीशन भी समझ में आ गई। यस सर। और आखिरी बात जो ये है कि जो डेप्रिसिएशन है वो अवेलेबल है, मतलब मिल जाएगा आपको ऑन टेंजिबल एसेट्स एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट्स। तो यानी कि जैसे मशीन होती है, टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो सब टेंजिबल एसेट्स है। लाइक मशीनरी हो गई, तो मशीन हमारी कौन से एसेट हो गई, टेंजिबल एसेट हो गई। इनटेंजिबल एसेट जैसे कि कॉपीराइट, जैसे कि ट्रेडमार्क्स, ठीक है ना, जैसे कि पेटेंट राइट, ये सब हमारे क्या हो गए, इनटेंजिबल एसेट्स हो गई। तो सेक्शन 32 ना सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पे बातें करता है, बल्कि ये इनटेंजिबल एसेट्स पे भी डेप्रिसिएशन देने की बातें करते हैं। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। इसमें कुछ एसेट्स के नाम जो हमारे को लॉ ने बताए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है नो हाउ, तो आप सभी समझते हैं नो हाउ किसे कहते हैं। नो हाउ का मतलब होता है कि Amortization. हाँ, एक तरह की टेक्निक है भाई, मुझे बता दो कि चीज कैसे होती है, तो उसको हम नो हाउ बोलते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि पेटेंट राइट, एक हमने अभी पढ़ा था कॉपी राइट्स। ठीक इसी तरीके से मान लो आपने किसी की फ्रेंचाइजी ले रखी है ना, तो उस पे भी आपको मिल सकता है। आपने ट्रेडमार्क या आप पे कोई लाइसेंस है, ये सब हमारी इंटेंजिबल हो गई। और टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आ गई हमारे पास में बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर।
बोलो बेटा, पॉइंट समझ में आता है ये? बेटा बताइए, पॉइंट समझ में आता है ये नहीं वाला? आता ना Yes. इसमें, Yes, sir. हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? तो गुडविल नहीं आता ना इसमें। हाँ, गुडविल देखो डेप्रिशिएट नहीं होती वो, है ना। अब ये आता है कि जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, इसका क्या फंडा है? तो देखो, आप जो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लगाते हो ना, वो लगाते हो अलग तरीके से। इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर पे लगता है। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स बेसिकली क्या है कि मान लो एक कई तरह की एसेट्स हैं, आपने उनको एक ग्रुप में डाल दिया, तो इसको बोल देंगे हम एक ब्लॉक। इसको से हमने नाम दे दिया ब्लॉक नंबर 1। फिर दूसरी तरह की एसेट्स हैं, उन दूसरी तरह की एसेट्स की सब कुछ सिमिलर है, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, उसको हमने बोल दिया ब्लॉक नंबर 2, है ना। मान लो कहीं शादी थी और शादी में हमने बोला कि भाई जो लोग दिल्ली से आए हैं वो ब्लॉक 1 में चले जाओ, जो लोग यूपी से आए हैं वो ब्लॉक 2 में चले जाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सिमिलर सिमिलर बेसिस हैं वो सब हमने एक सर्टेन सर्टेन ब्लॉक्स के अंदर में डाल दिया है। कुल मिलाकर हमारे पास में इनकम टैक्स लॉ में 8 ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक की अपनी एक क्या है, डेप्रिसिएशन रेट है। तो रियल लाइफ में तो हम नेट पे जाके ब्लॉक्स देख लेते हैं, उन ब्लॉक्स की डेप्रिसिएशन रेट हमें पता होती है, पेपर के अंदर में वो डेप्रिसिएशन रेट आपको गिवन होगी। बताओ, क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो हमारा ब्लॉक नंबर 1 है, इस ब्लॉक के अंदर में बात हुई है बिल्डिंग्स की, कि बिल्डिंग्स जो हैं वो हमने इसके अंदर में डाली हुई हैं, और इस पे उन्होंने डेप्रिसिएशन रेट है ना 5% की बताई हुई, क्या 5% पे इसको लगा दो। लेकिन इसके अंदर में जो बिल्डिंग्स है ना, वो जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, अदर देन होटल्स और बोर्डिंग हाउसेस, वो डाले हुए हैं। इसी तरीके से जो ब्लॉक 2 है वो भी बिल्डिंग्स का ही है, लेकिन इसमें से ऑफिस हुआ, फैक्ट्री हुआ, गोडाउन्स हुआ, ये सब चीजें इसी के अंदर डाल ली गई हैं। लेकिन ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। तो जो इसकी डेप्रिसिएशन रेट है वो 10% के हिसाब से लिखी हुई है। इसी तरीके से हमारे पास में ब्लॉक 3 आएगा, वो भी फिर रिमेनिंग बिल्डिंग्स की तरह आएगा। फिर ब्लॉक 4 आएगा, वो फर्नीचर के लिए होगा। तो इसी तरीके से 8 तरह के जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, सबकी आपकी अपनी अपनी डेप्रिसिएशन रेट होती है। बोलो, ये वाली बात समझ में आती है? उसके बाद जैसे हमारे पास में 8 ब्लॉक्स हैं, उसके बाद एक दो ब्लॉक्स और आते हैं, इसको हम 9 और 10 नंबर का ब्लॉक बोलते हैं। तो उसमें भी हमारे पास में कुछ एसेट्स कवर की जाती हैं। बेटा बताओ, क्लियर है अच्छे से? तो इन टोटलिटी हमारे पास में कितने ब्लॉक्स हो गए? बताओ बेटा, इन टोटलिटी हमारे पास में कितने ब्लॉक्स हो गए? नहीं, 8 और +2 टोटल हमारे पास कितने हो गए? 10 हो गए। चलिए, अब इसके बाद ये आता है कि भाई ठीक है, हमने सीख लिया कि ये ब्लॉक का कोई फंडा होता है, तो ये कैसे प्रोसीड होता है ये हमें देखना है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो भी आप चीजें यूज करेंगे वो रिटर्न डाउन वैल्यू या WDV बेस्ड होगी, एंड इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 43(6). ठीक है। तो अब हम जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालना और ये सब चीजें सीखेंगे ना, ये वाली सारी चीजें कौन से वाले अंदर बताई गई हैं? 43(6) के अंदर बताई गई हैं। और डेप्रिसिएशन का अलाउंस मतलब वो आपको मिलेगा, ये कौन से सेक्शन में बताई गई है? ये बताई गई है आपके सेक्शन 32 के अंदर। ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है। वो ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता करना है कि फाइंड द डेप्रिशिएटेड वैल्यू
ऑफ द ब्लॉक। अब ब्लॉक समझ गए ना आप किसको बोलते हैं, कुछ एसेट्स का ग्रुप है ये, ठीक है। फाइंड द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। डेप्रिशिएटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी एसेट की वैल्यू है वो, उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, जो वैल्यू है निकल कर आती है, इसको बोलते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है। तो कह रहा है कि जो भी आपका असेसमेंट ईयर रहा होगा उसका कोई ना कोई प्रीवियस ईयर रहा होगा। तो मान लो अगर मेरा क्वेश्चन मुझे कहता है कि आपका असेसमेंट ईयर है 26 to 27, तो बताओ इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 25 to 26। तो बताओ इसका फर्स्ट डे कौन सा रहा होगा, बताइए इसका 1 फर्स्ट डे अप्रैल कौन, 25। 1 अप्रैल। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल 2025 को पता होना चाहिए कि उस वाले ब्लॉक की हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या है। फिर आप स्टेप नंबर 2 पे ऐड करोगे कि क्या आपने उस वाले प्रीवियस ईयर में उस वाले ब्लॉक की कोई और एसेट खरीदी है। सो ऐड कर देना द वैल्यू, या वैल्यू बेटा एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट of the asset falling in the block, जो उस वाले ब्लॉक में फॉल करती हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, तो मान लो इस ब्लॉक 1 में एक एसेट है ए, एक एसेट है बी, एक एसेट है सी, और एक ब्लॉक 2 है, एक एसेट का नाम है डी, एक का नाम है ई, एक का नाम है एफ, एक का नाम है जी। तो ये 3 एसेट तो किस वाले ब्लॉक को बिलोंग कर रही हैं, 1 को, और ये वाली 4 एसेट्स किसको ब्लॉक कर रही हैं, आपकी ब्लॉक 2 को। और हम ये जो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, मान लो हम ब्लॉक 1 का निकाल रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि फिर अगर आपने एक एच नाम की एसेट खरीद ली, तो इसका भी कोई ना कोई ब्लॉक होगा ना। फिर हो सकता है ब्लॉक 2 की आइटम हो सकता है ये ब्लॉक 1 की आइटम हो। और अगर मैं आपको अब ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि वो ब्लॉक 1 की आइटम है, तो कह रहा है कि तभी आप इसको यहाँ पर जोड़ोगे, अगर आप ये पूरी कैलकुलेशन ब्लॉक 1 की कर रहे हो तो। अगर आप ये पूरी कैलकुलेशन ब्लॉक 2 की कर रहे हो और ये एसेट बिलोंग करती है ब्लॉक नंबर 1 को, तो फिर उस केस में आप इसको ऐड नहीं करोगे। बोलो ये बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि आप लेस कर दो। क्या लेस कर देना है, जो भी आप एसेट सेल कर दोगे, ठीक है, डेमोलिश कर दोगे, तो वहां से आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तो आपको जो मनी रिसीव होगी या तो मिल चुकी हो या मिलने वाली हो, ठीक है ना। तो वो सब चीजें आप यहां से कर दीजिए। फॉर द एसेट सोल्ड, आपने जो एसेट यहाँ पर बेच दी, अगर बेची नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको हम डिस्कार्डेड कहते हैं। अगर डिस्कार्ड नहीं किया है तो हो सकता है आप उसको डेमोलिश करना कह रहे हैं, डेमोलिश्ड, ठीक, या आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये जो भी कुछ हुआ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको इन टोटलिटी एक चाहिए स्टेप नंबर 1 का अमाउंट, एक चाहिए आपको स्टेप नंबर 2 का अमाउंट, एक चाहिए आपको स्टेप नंबर 3 का अमाउंट, और जो मेरे पास अमाउंट निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। हो सकता है बात आपको ऐसे समझ में ना आई हो, अभी एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से करते हैं। फाइंड
the written down value as on 31st March 2025, that is the last day of financial year. बताओ ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है? 26 24 24 to 25 का लास्ट डे है, ठीक है। तो बताओ इसका असेसमेंट ईयर कौन सा बनेगा? 25-26 25-26 बनेगा, ठीक है। तो ये मुझे बताओगे बेटा कि 24-25 की पहली तारीख क्या रही होगी? 1 अप्रैल 2024। फर्स्ट है 4 ना। तो इंफॉर्मेशन हमारे को जो क्वेश्चन ने दी हुई है वो ये दी हुई है इंफॉर्मेशन। रिटर्न डाउन वैल्यू as on 31st March 2024 of a block consisting of assets A, B and C। तो बताओ ब्लॉक में कितनी एसेट्स हैं? 3 एसेट्स, ठीक। डेप्रिसिएशन रेट ऑफ द ब्लॉक इज 5% या 15% लगा। ब्लॉक की डेप्रिसिएशन रेट कितनी है? 15% लगा सी, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन तो ये थी। सेकंड इंफॉर्मेशन, ऑन 17th August 2024 another asset falling in the above block ठीक, एसेट का नाम हम दे रहे हैं डी। तो कह रहा है कि डी है, ये भी किस ब्लॉक का पार्ट बनेगी? इसी वाले ब्लॉक का पार्ट बनेगी। इज परचेज्ड एंड पुट टू यूज ऑन द सेम डेट। हमने उसको सेम डेट पर ही इस्तेमाल के लिए डाल दिए, ठीक है। कॉस्टिंग जो थी वो इस एसेट की थी। अच्छा मैंने WDV भी नहीं लिखी है, WDV लिख देते मान लो 5 लाख, और ये जो आपने नई एसेट खरीदी है ये खरीदी है 1 लाख। बेटा बताइए यहां तक बात समझ में आती है? थर्ड पॉइंट, एसेट बी is sold during December 2024। दिसंबर 2024 में आपने इस एसेट को बेच दिया फॉर रुपीज 40,000, 40,000 रुपए। आगे समझ में आपको इंफॉर्मेशन? तो चलो अब मुझे बताओ क्या पता करना है। सबसे पहले पता करो आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है। सो माय असेसमेंट ईयर इज, जो क्वेश्चन में गिवन है 25 to 26। तो मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या बना? 24-25। तो बताओ मैंने आपको क्या बताया था? पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है? प्रीवियस ईयर के पहले तारीख को ब्लॉक की डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या थी वो पता करो। तो मेरा प्रीवियस ईयर बताओ क्या है? 24-25। तो मुझे डेप्रिशिएटेड वैल्यू पता करनी ऑफ द ब्लॉक। कौन सी तारीख को? जल्दी बताइए कौन सी तारीख को? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो तारीख बताओ कौन सी लिखूं? 1 तो अप्रैल 1 2024। 1 अप्रैल 2024। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
मेरे पास ये जो अमाउंट है बेटा, डेप्रिसिएटेड वैल्यू WDV एक ही बात होती है। तो बताओ इसने क्या लिखी हुई है, ये बता तो रखी है उसने, लेकिन 31 मार्च 2024 को बता रखी है, जबकि मुझे चाहिए कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल 2024। का तो बताओ इससे एक दिन वाली जो पीछे वाली अमाउंट होगी वही तो अगले दिन की ओपनिंग बनेगी। यस सर। तो इसका मतलब ये वही अमाउंट है जो हमें चाहिए। तो बताओ कितने रुपए लिखूं यहाँ पर मैं, 5 लाख। 5 लाख। इसमें कोई अकाउंट्स नहीं बनाने हैं आप, बताओ। फिर मैंने आपको क्या ऐड करने के लिए बोला था कि अगर आपने कोई और एसेट अपने प्रीवियस ईयर 24 to 25 में परचेज की है तो उसको इसमें जोड़ दो, उसकी कॉस्ट को। तो बताओ मुझे क्वेश्चन के हिसाब से इसने 24-25 में कोई एसेट परचेज की है क्या? यस सर, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। क्या वो एसेट इसी वाले ब्लॉक की है, कोई दूसरे ब्लॉक की है? अनदर ब्लॉक। अगर किसी दूसरे ब्लॉक की होती तो क्या मैं उसको यहाँ ऐड करता? बताओ। नहीं। नहीं करते, नो सर। ठीक है ना। इसीलिए हम क्वेश्चन में अपने आप को इंश्योर करेंगे कि वो इसी ब्लॉक की है, दूसरे ब्लॉक की है। तो क्वेश्चन में इंश्योर किया गया है ये बात कि इसकी है या किसी और ब्लॉक की है। अनदर ब्लॉक। तो उसमें लिखा हुआ है फॉलिंग इन द एबव ब्लॉक, इसका मतलब ये ऊपर वाले ही ब्लॉक की अमाउंट है, तो आप इसको यहाँ ऐड कर दो। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, ऑफ एसेट, एसेट का नाम बताओ क्या है, डी है, ठीक है। कितने में वो एसेट खरीदी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1 लाख। 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज आप यहाँ पर ऐड करो, ठीक है। बताओ कितना टोटल आया आपका, 6 लाख। यानी कि मेरा ब्लॉक अब कितने की वैल्यू रखता है, 6 लाख रुपए की। फिर आप इसमें से लेस कर दो मनी रिसीव्ड फॉर द एसेट सोल्ड। क्या आपने इस ब्लॉक की कोई एसेट बेच दी है? बताओ ब्लॉक में कौन कौन सी एसेट थी, ए थी, बी थी, सी थी, आपने कौन सी एसेट बेची है? बी ब्लॉक सर। इसी ब्लॉक की एसेट बेची है ना, हम्म। तो इसी ब्लॉक से घटाओगे। अगर मान लो मैं लिख देता हूं यहाँ पर एफ, एसेट इज एफ, बताओ क्या एफ इस ब्लॉक में थी? नो। तो इसका ना वो यहाँ से फिर नहीं घटती, ठीक है। सो मनी रिसीव्ड फॉर द एसेट सोल्ड, तो बताओ कितने में बेची गई है वो एसेट? 40,000 सर। 40,000। तो मैं 40,000 रुपये यहाँ पर लिखूँ। तो जरा देखिए एक बार मैंने ऊपर क्या लिख पाया था। ऊपर लिख पाया था कि जो फाइनल आंसर आएगा इसको बोलते हैं WDV एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। बताओ मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है क्वेश्चन के हिसाब से? 24-25। तो 25। 24-25 की लास्ट डे बताओ क्या आएगी, WDV 31/3 एज सर। ऑन 31/3/2025। बताओ क्या क्वेश्चन मुझसे यही पूछ रहा था? यस सर। है ना। इसका ना मेरा आंसर आ चुका है। तो यानी कि 5,60,000 रुपीज की मेरी ये WDV है। तो मुझे बता सकते हो कि ये वाला जो अमाउंट था 5 लाख रुपए का, ये कैसे आया होगा फिर? जैसे ये 31/3/2025 है, यही अब अगले साल की क्या बन जाएगी, ओपनिंग डेट की WDV। तो इसी तरीके से ये भी जो 5 लाख रुपए होंगे पिछले साल से आ रहे होंगे। समझ में आ गई वाली बात? हम्म। अब बताओगे डेप्रिसिएशन जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की डेप्रिसिएशन रेट कितनी है? 15% सर। 15%। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब हमें डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 जो हमें 32 में अलाउड होगा, पता है कितना अलाउड होगा, इज इक्वल टू 15% मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो 5,60,000 का 15% निकाल लीजिए, तो ये हमारे पास में इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा।
बेटा बताओ, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डेप्रिसिएशन निकालना ना आ रहा हो, बताओ, इज इट इजी देन अकाउंट्स? बताइए बेटा, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं? अकाउंट्स में तो हम अकाउंट बनाएंगे, और क्या वहां पर हर एसेट का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकलता है? यस सर। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे हैं, रादर हम क्या कर रहे हैं, एक जैसी सी एसेट्स को एक ग्रुप में डाल रहे हैं, और उस ग्रुप के ऊपर पे हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स के अंदर में डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल एसेट्स पर नहीं मिलता, रादर डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ द एसेट्स पर मिलता है। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. सर ठीक मेरा है, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर इसमें जो हमने ये परचेज की है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इस पे सर डेज के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा डेप्रिसिएशन? हाँ, जैसे आप अकाउंट्स में करते हो ना कि भाई मान लो आपने मिडिल में खरीदी है ना, यस और सर, मिडिल हाँ में सर। खरीदी तो आप उतने ही मंथ्स का और उतने ही डेज का डेप्रिसिएशन लगाते हो। इसमें ऐसा कुछ हम्म, नहीं होगा, सिर्फ एक केस ओके और आएगा, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि उसमें क्या करना है आपको। ओके सर। ठीक बेटा, बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई ऐसे स्टूडेंट्स की बात क्लियर ना हो? बढ़ सकता हूँ आगे? यस सर। चल, अब जरा ये जो आपने इस क्वेश्चन में ये जो एसेट थी, जरा इस एसेट की डेट ऑफ परचेज देखो क्या है, जो खरीदी 17 थी। 17/2024। और क्या ये एसेट सेम डे पे ही आपने बिजनेस में यूज करने के लिए डाल दिए? यस सर। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में ये एसेट कितने डेज के लिए यूज हुई है? बताओ, मोटा मोटा बताओ, 1 सितंबर से कैलकुलेट करो, 6 महीने से ज्यादा आ रही है ना? 6 months, Yes. 13 days. 180 डेज का अप्रोक्स। अब सेक्शन 32, वो सॉरी इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 32 जो है, वहां पर एक बात और बोली गई है कि जो आप ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी नई एसेट की उस वाले ब्लॉक में जोड़ने वाले हो, अगर आप उसको पुट टू यूज कर देते हो सेम ईयर के अंदर, और वो एसेट उस साल में 180 डेज से कम यूज हुई हो, फिर से सुनना, कितने दिन? 180 डेज से कम यूज हुई हो, तो आपकी डेप्रिसिएशन रेट हाफ कर दी जाएगी, लेकिन यस सर। उस एसेट के रेस्पेक्ट में ही। जैसे मान लीजिए, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, मान लो बस ये मैंने यहां से क्वेश्चन लिया, इसको कॉपी किया, और कॉपी करके ये पेस्ट किया, और इस बार बस हम यहाँ पर है ना इसकी डेट बदल रहे हैं, और डेट इस तरीके से बदल रहे हैं ताकि इसका जो यूज है वो कितने दिन से छोटा हो जाए? 180 डेज से। ये अब हमने ये एसेट इतनी तारीख को खरीदी है, ठीक है ना? तो अब इस वाले केस के अंदर में ये जो आप ये पूरा सॉल्यूशन करोगे ना, ये वाला, तो अभी भी यहां तक ये आंसर सेम आने वाला है। तो मैं इसको यहां से कॉपी कर रहा हूं, और यहां पर इसको पेस्ट कर रहा हूं। तो बताओ, अभी तक कोई फर्क पड़ा उस डेट का? बताओ बेटा, कोई फर्क पड़ा? लेकिन अब जरा डेप्रिसिएशन देखो, क्योंकि अब ये जो वाली एसेट थी, ये पुट टू यूज कौन से डेट को हुई है? 1 जनवरी 2025 को हुई है। तो जो इसका यूज है वो कितने दिनों से छोटा हो गया है? 180 डेज। 180 डेज से छोटा हो गया है। तो ऐसे वाली सिचुएशन में ये जो एसेट है ना 1 लाख रुपए का, इसका डेप्रिसिएशन अलग लगेगा। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट डी इज इक्वल टू, हाफ कर देना उस रेट को, तो बताओ 15% का हाफ करेंगे तो ये नंबर आएगा 7.5। 1 लाख रुपए।
तो ये नंबर कितना बना हमारा 7.5% बनेगा, तो 1 लाख का आ जाएगा 7500। तो मुझे बताओ क्या इस 560 में ये 1 लाख रुपए जुड़े हुए थे? यस सर। तो अब आपको निकालनी है रिमेनिंग वैल्यू। सो डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग ब्लॉक। तो बताओ 560 में से 1 लाख पे तो आपने लगा दिया, ठीक, तो अब कितना और बच गया? उस पे हाफ नहीं करना, उस पे वो पूरी नॉर्मल रेट पर ही जाएगा। सो 4,60,000 का 15% यहाँ कर दोगे तो इट विल गिव यू 69,000 रुपीज। तो अब जो आपको टोटल डेप्रिसिएशन मिलेगा ना, जो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स वालों से मांग सकते हो, वो मिलेगा 7650। 7। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपको फायदा हुआ नुकसान हो गया, डेप्रिसिएशन कम हो गया ना? अगर आपने ये एसेट थोड़ी 180 दिन से ज्यादा यूज कर ली होती है, 180 डेज भी कर लिया होता, तो बताओ आपको कितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिल गया होता? 7500 एक्स्ट्रा मिलता ना? यस सर। तो आप इसमें अब टैक्स प्लानिंग करके बता सकते हो अपने एसएससी को कि भाई देखो अगर तुम्हें एसेट खरीदनी है तो इस तारीख को मत खरीदो। उसे क्या सलाह दोगे? तुम उसे बोलोगे कि इस तरीके से खरीदना ताकि उस सर्टेन ईयर के अंदर में एसेट आपके बिजनेस में कम से कम कितने दिन यूज हो जाए? मोर देन 180। 180 डेज। आई होप पॉइंट समझ में आ गया। अब क्लियर हो गया टैक्स प्लानिंग किसे कहते हैं? तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। वंदना आप कुछ पूछ रही हैं बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये थोड़ा बता देंगे 460 नीचे 460। नीचे मतलब अच्छा ये कहाँ से आया 460? 1,60,000। हाँ जी। देखो 560 था ना टोटल, तो 560 में से 1 लाख की एसेट पे अलग डेप्रिसिएशन लगाया गया है, तो अब रिमेनिंग कितनी बची है? अच्छा अच्छा ओके सर 460 बच गई। ओके ठीक। थैंक यू सर। वेल चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। राइट सर।